नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की। तो देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में हम पढ़ रहे थे चंद वंश, और चंद वंश के सारे हम शासक यहाँ पे कर चुके हैं। तो चंद वंश का जो अगला टॉपिक है वह है हमारा चंदों की राज प्रशासन व्यवस्था, यानी कि जो चंदों का शासन था वह किस तरीके से चलता था वह हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यहाँ से आपको बहुत सारे नंबरों की जो है मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो चंदों की राज प्रशासन व्यवस्था थी, ठीक है, उसको एक सिंपल हम डायग्राम में समझते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम थ्योरी बेस में जाएंगे। ठीक है। तो जो चंदों की राज प्रशासन व्यवस्था थी, उसका जो समूचा राज प्रशासन था वह किस में था, मंडलों में विभक्त। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर राजा, और राजा के जो पूरा उसका क्षेत्र था, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि काली कुमाऊं यानी कि चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये पूरा क्षेत्र। अब राजा कहाँ पे बैठा है, ठीक है, उस समय काली कुमाऊं में चंदवंश का ही राज था। तो चंदवंश में उस समय बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, काली कुमाऊं क्षेत्र हो गया। इस तरीके का पूरा क्षेत्र आता था। अब राजा सिर्फ कहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे, यानी कि कहाँ बैठता था, अल्मोड़ा में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ बैठता था, काली कुमाऊं यानी कि चंपावत में। उसके बाद उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की और राजा कहाँ बैठने लग गया, अल्मोड़ा में। तो इन्हीं सबको देखते हुए, इतना बड़ा क्षेत्र को देखते हुए, इन्होंने जो राज प्रशासन था उसको किया था मंडल में विभक्त। ठीक है, राज प्रशासन किस में विभक्त था, मंडलों में विभक्त था। ठीक है, सबसे पहले आता थे वो मंडल जो किसके अधीन थे, सामंतों के अधीन थे, और दूसरा एक आता था राजा के अधीन। ठीक है, अब राजा के अधीन पहले हम समझ लेते हैं कि राजा का अधीन जो शासन था वह क्या था। तो देखिए, जहां पे राजा शासन कर रहा है, यानी कि जब वह अल्मोड़ा में बैठा है, तो वह अल्मोड़ा के ही आसपास का क्षेत्र देख सकता है। या इससे पहले जब चंपावत में बैठा था राजा, तो वह क्या सिर्फ चंपावत का ही क्षेत्र देख सकता था। ठीक है, उससे ज़्यादा क्षेत्र वह नहीं कवर कर सकता। तो इसलिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे चंद शासकों ने अपना राज प्रशासन भी फैलाया, उन्होंने और क्षेत्र भी जीते। जैसे पहले काली कुमाऊं क्षेत्र में था, फिर उन्होंने चकाता को जीता, उसके बाद अल्मोड़ा क्षेत्र को जीता, सोर जीता, गंगोली जीता, सीरा क्षेत्र में कब्जा किया। तो इस तरीके से उनके क्षेत्र भी बढ़ते गए, जहां जहां पे उन्हें क्षेत्र मिलते गए। तो उनके आक्रमण के दौरान जहां पे जो भी क्षेत्र उन्होंने जीता, ठीक है, जो भी क्षेत्र उन्होंने जीता, तो उस क्षेत्र के राजा को ही वहां का क्या घोषित किया गया, सामंत घोषित किया गया। ठीक है, यानी कि मान के चलिए अगर सोर क्षेत्र का राजा जीता, हार गया है, तो सोर क्षेत्र का राजा वहां से हटेगा नहीं। वह अब राजा ना कह के क्या कहलाएगा, वहां का सामंत कहलाएगा। और वही उस क्षेत्रीय क्या दिखेगा, पूरी जैसे अभी तक वो राजपाट चला रहा था वैसे ही चलाएगा, परंतु अब वो है सामंत कर दे, किसको देगा, राजा को देगा, यानी कि चंद शासक को देगा। ठीक है, तो दो मंडलों में विभक्त थे, एक सामंतों के अधीन, जितने भी राज जो क्षेत्र है वह जीते चंद शासकों ने उनको सामंतों को दे दिया, तो वह क्षेत्र हो गए सामंतों के अधीन। और एक क्षेत्र हो गया राजा के ही अधीन, यानी कि मंडल दो भागों में विभक्त थे। ठीक है, फिर मंडल के नीचे आते थे देश। ठीक है, जैसे उस समय पे हमारे पास थे तल्ला देश, मल्ला देश, गुम देश, गरुण देश, खरग देश, माल भाबर देश, और पर्वत डोटी देश आदि। ये सब क्या थे, देश थे, छोटे मोटे देश, जहां पे क्या होता था, शासन चलता था। ठीक है, फिर इन देशों के नीचे या अगली छोटी इकाई आती थी हमारा परगने व गरखे। ठीक है, परगने व गरखे भी दो भागों में विभक्त थे। ठीक, एक वह क्षेत्र जिसका नागरिक अधिकारी क्या हो, ठीक है, यानी कि वह क्षेत्र जो किसके अधीन हो, नागरिक अधिकारी के अधीन हो। और दूसरा वह क्षेत्र जो किसके अधीन हो, सैनिक अधिकारी के अधीन हो। ठीक है, और इसके अधिकारी को क्या कहा जाता था, सिकदार या सरीदार कहा जाता था, और सैनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, नेगी कहा जाता था। ठीक है, इसको सिंपल समझिए। देखिए, जो हमारा चंद शासन था वह दो भागों में विभक्त था, पर्वत और नीचे हमारा माल यानी कि तराई क्षेत्र।
ठीक है। तो जो हमारे परगने थे यानी सिकदार थे, इसके अंतर्गत आता था हमारा माल क्षेत्र यानी कि तराई का क्षेत्र, और जो सैनिक अधिकारी थे इसके अंतर्गत आता था हमारा पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो दो भागों में विभक्त हो गया, सिंपल, पर्वतीय और हमारा माल क्षेत्र यानी कि तराई क्षेत्र। माल क्षेत्र के अधिकारी को क्या कहा जाता था? नागरिक अधिकारी, और उसका नाम क्या था? सिकदार या सरीदार कहा जाता था। ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता था सैनिक अधिकारी, और उसके अधिकारी को कहा जाता था नेगी। ठीक है, ठीक। फिर जो हमारे नागरिक अधिकारी यानी कि माल क्षेत्र थे वह कौन कौन से थे? बक्सी। ठीक है, बक्सी वर्तमान में जिसे हम नानकमत्ता कहते हैं उसको क्या कहा जाता था? बक्सी कहा जाता था। ठीक है, छिनकी, माल यानी कि टनकपुर क्षेत्र को माल कहा जाता था। बुकसाड़, बुकसाड़ कहा जाता था रुद्रपुर को। कोटा भाबर, कोटा भाबर था हमारा जो काशीपुर क्षेत्र है उसको कहा जाता था कोटा भाबर। आदि क्षेत्र जितने भी हमारे मतलब कि प्लेन्स के एरिया हैं, जो अभी हमारा उधम सिंह नगर, कुछ बहुत हिस्सा टनकपुर का, हमारा चंपावत का, नैनीताल से उधर हल्द्वानी क्षेत्र, ठीक है, रुद्रपुर क्षेत्र, ये जो हमारे तराई के क्षेत्र है कुमाऊं के, उन सबको क्या कहा जाता था? हमारा वह सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, नागरिक अधिकारी के अंतर्गत। ठीक है, फिर दूसरा आता था सैनिक अधिकारी के अंतर्गत यानी कि गरखे। ये क्षेत्र कौन सा है? गरखे। और ये क्षेत्र कौन सा है? हमारा परगना। ठीक है, माल क्षेत्र को परगना और पहाड़ी क्षेत्र को गरखे कहा जाता था। ठीक है, गरखे में आ जाता था हमारा काली कुमाऊं यानी कि चंपावत क्षेत्र, सोर यानी कि पिथौरागढ़ क्षेत्र, गंगोली गंगोली हाट क्षेत्र, सीरा यानी कि अस्कोट क्षेत्र, छकाता नैनीताल क्षेत्र, ठीक है, पाली पछाऊ अल्मोड़ा का ही, और दानपुर हमारा बागेश्वर का और अल्मोड़ा का क्षेत्र। तो इस तरीके से जो भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र थे वह किसके? गरखे के अंतर्गत आते थे। ठीक है, फिर गरखे जो मुख्य गरखे थे वह पुनः विभक्त थे किसमें? गांव में। ठीक है, और यह राज प्रशासन की, चंद राज प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, तो राज प्रशासन की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछेगा तो कौन थे? गांव सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, और यहाँ पे भी पंचायती व्यवस्था चलती थी। इसका जो मुखिया था यानी कि गांव की जो व्यवस्था देखता था, प्रमुख था वहां का, वह कौन दिखता था? उसको कहा जाता था सयाना या फिर बूढ़ा। ठीक है, और सयाना या बूढ़ा के नीचे थोकदार होते थे। कभी पूछ लेता है थोकदार किसके नीचे होते थे, तो सयाना या हमारे बूढ़ा के नीचे होता था थोकदार। ठीक है, अब जो गांव होता था, प्रत्येक गांव में, चाहे जितने भी गांव हो, प्रत्येक गांव में माल गुजारी के लिए एक प्रधान रखा जाता था। तो देखिए आजकल भी आपने जो गांव से रिलेटेड बच्चे हैं, ठीक है, जो जिनका बचपन गांव से गुजरा है, तो उनके क्षेत्र में, उनके गांव में अभी भी प्रधान होंगे। ठीक है, एक गांव का जो सयाना है वह प्रधान होता है, और उसका कार्य होता है वहाँ की न्याय व्यवस्था को देखना। ठीक है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई तो पहले पुलिस व्यवस्था इतनी थी नहीं, तो उसी प्रधान को बुलाते थे। ठीक है, माल गुजारी करना, ठीक है, वहाँ की जो कानूनी व्यवस्था है उसको देखना, उस सब का काम क्या होता था? गांव प्रधान का होता था। ठीक है, ये प्रधान क्या करता था? माल गुजारी करता था, यानी कि कर वसूल करके किसको देता था? सयाना यानी कि बूढ़ा को देता था। ठीक है, और किससे नीचे होगा? हमारा मुखिया से ही नीचे होगा। ठीक है, और इसी प्रधान के नीचे दो कार्यकर्ता कार्य करते थे। ठीक है, एक होता था कोटाल, जिसका काम होता था जो भी हमारे कर व्यवस्था है या लगान है, लगान का हिसाब किताब रखना। ठीक है, और दूसरा होता था इसका कर्मचारी प्रहरी या पहरी। ठीक है, इसका काम था गांव की चौकीदारी करना, या फिर जो डाकिया व्यवस्था है उसको करना, या कर वसूल करना। ठीक है, और यही प्रधान जब न्याय करते थे तो एक पंचायत स्थल लगाते थे। ठीक है, या फिर जो स्थल होता था इनका उसको कहा जाता था बोड़ा चौड़। ठीक है, बोड़ा चौड़ा। ठीक है, ये क्या थे? इसकी न्याय व्यवस्था के लिए जो स्थान था, यानी कि पंचायत भवन अभी जो है वैसा ही पंचायत स्थल। ठीक है, तो इसी को हमने फिर क्या किया है, जो हमारे नोट्स हैं उसके जरिए बताया है। ठीक है, आपको जिसमें से सही लगे
आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इजी वे पड़ रहा है इस मैप के जरिए या इस डायग्राम के जरिए तो आप इसमें से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा नोट्स बनाना है तो आप नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें भी वही चीज़ें लिखी गई हैं जो ऊपर हमने बताया है कि चंदों का जो समूचा राज प्रशासन मंडल था, प्रशासन था, वह मंडलों में विभक्त था। मंडल दो प्रकार के थे, एक सामंतों के अधीन और एक राजा द्वारा। ठीक है, इन्होंने जिन जिन क्षेत्रों को या राज्यों को विजय किया उनके पूर्व शासकों को ही अपने अधीनस्थ सामंत के रूप में नियुक्त किया था। मंडलों के नीचे क्या आते थे, हमारे देश आते थे, जैसे कि तल्ला देश, मल्ला देश, गुम देश, गरुण देश, खड़ग देश, मालभावर, पर्वतीय डोटी देश। ठीक है, फिर इसके बाद शासन की जो छोटी इकाई थी वह परगने व गरखे थी। परगने दो प्रकार के होते थे, जिसमें पहला जो परगना है वह परगना अधिकारी के अधीनस्थ होते थे। फिर दूसरा सैनिक कमांडर के अधीनस्थ होते थे, जिनको हम बख्शी कहते थे। ठीक है, जो नागरिक परगने का अधिकारी है उसको सिकदार या सरीदार कहा जाता था। चंदों के समय जो परगने थे वह कौन से थे, हमारे काली कुमाऊं। ठीक है, ये परगने नहीं, ये गरखे होगा। ठीक है, ये क्या थे, गरखे थे। गरखे दो काली कुमाऊं, ध्यानीरो। ठीक है, ये सब क्या थे, हमारे गरखे थे। और गरखे का प्रशासनिक जो प्रशासक था वह क्या कहलाता था, हमारा नेगी कहा जाता था। प्रमुख गरखे पुनः गांव में विभक्त थे, जिनके प्रमुख या मुखिया को सयाना या बूढ़ा कहा जाता था। ठीक है, इससे इनसे छोटा एक थोकदार होता था। ठीक है, जो क्या करता था, माल गुजारी के बाद सयाना, देखिए जो प्रधान है वह गांव से, सब नीचे से समझिए, गांव से इकट्ठा किया किसने, प्रधान ने। फिर यह किसको देगा, हमारा सयाना को, सयाना या फिर थोकदार को। ठीक है, थोकदार को देगा, तो थोकदार किसको देगा, सयाना को। सयाना किसको देगा, अपने ऊपर जो सामंत है उनको, या फिर अगर राजा के अधीनस्थ हैं तो डायरेक्ट किसको देगा, राजा को। ठीक है, तो थोकदार का कार्य ही क्या था, उस माल को जो भी उन्होंने वसूली किया है उसको राजा तक पहुंचाना। ठीक है, अगर सामंत है तो सामंत तक पहुंचाना, फिर सामंत उसको कहां पहुंचाएगा, राजा के पास। ठीक है, फिर बूढ़ा या सयाना अपने गांव के न्यायाधीश भी होते थे। ठीक है, जहां पे वे पंचायत करते थे उसे बूढ़ा चौड़ कहा जाता था। सयाना का प्रमुख जो कार्य प्रधान होता था, उसको माल, जो प्रधान है उसका कार्य क्या होता था, मालगुजारी होता था। प्रधानों के अधीन फिर कोटाल और प्रहरी होते थे। कोटाल का कार्य लगान विषय हिसाब किताब रखना, और प्रहरी का कार्य डाक चौकीदारी व डाकिया का कार्य करना था, वह कर वसूल करना था। ठीक है, जो ऊपर हमने मैप के जरिए बता रखा है उसी को यहाँ पे नोट्स के जरिए बता रखे हैं। आप अगर इच्छुक हो तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर मैं इसको टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये तो क्या थी, हमारी प्रशासन था। फिर इसके बाद इनका जो भू राजस्व या फिर यानी कि हम जिसे कर व्यवस्था कहते हैं उसको देखते हैं। तो चंदों में भू राजस्व जो था कुल उपज का 1/6 भाग होता था, यानी कि जितना भी उन्होंने उपज किया उसका 1.6% भाग किसको देना होता था, कर के तौर पर राजा को देना होता था। ठीक है, ये तो क्या था, भू राजस्व यानी कि जो जमीन से उपज है। ठीक है, तो उसका कितना हिस्सा, 1.6% हिस्सा देना पड़ता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है। इसके बाद होता इस जिसे हम गल्ला छाड़ा भी कहते हैं। इसे नगद या फिर अनाज के रूप में दिया जाता था। या तो आप अपने अनाज का जितना, अगर 100 किलो हुआ है तो 100 किलो का 1.6% आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, किसको, राजा को। या फिर आप इस 1.6% अनाज का क्या दीजिए, नगद रकम दे दीजिए। ठीक है, आप किसी रूप में भी दे सकते थे। ठीक है, फिर जो राजा था, राजा द्वारा दी गई जमीन का जो प्रमुख होता था, राजा कई बार अपनी जमीनें दे भी देता था, उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, थातवान। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है बार बार यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी द्वारा। ठीक है, जो थातवान होता था, थातवान अपने नीचे जो कर्मचारी होते थे उनको यह जमीनें देता था। ठीक है, राजा किसको देगा, थातवान को। थातवान फिर देता था सिरतान या फिर सिरतान व खायकर नामक कर्मचारी को अपनी क्या देता था, भूमि देता था। ठीक है, और यह सिरतान व खायकर अपने जो खेत थे उनमें मजदूर के तौर पर या
एक कृषक के तौर पर रखता था, किसको? कैनी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कैनी अक्सर जो है सवालों में पूछा जाता है कि कैनी क्या था। तो भूदास था एक प्रकार का, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। कैनी क्या था? एक भूदास था जो सिरतान या फिर खाईकर के खेतों में कार्य करता था, ठीक है। और अगर बात करें इसकी कर व्यवस्था की, तो राजा द्वारा अपनी जनता पर 36 प्रकार के कर लगाए गए थे, ठीक है। भू राजस्व तो अलग चीज है, उसके बाद भी जो अन्य कर थे वह 36 प्रकार के थे, ठीक है। परंतु 36 प्रकार के कर के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि जो चंद शासन था वह बहुत ही अच्छा फलाफूद था, और जो जनता थी वह इस तरीके से ऐसे बोझिल नहीं थी, ठीक है, कि उनको राजा से कोई दुश्मनी हो या परेशान हो राजा से, ऐसा कुछ नहीं था। 36 प्रकार के जो कर थे, ठीक है, उसको हम 36 रकम 32 कलम भी कहा जाता था, ठीक है। ये शायद जो फर्स्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया सवाल है 36 रकम 32 कलम क्या थी, तो ये एक चंदों की राज प्रशासन की कर व्यवस्था को कहा गया था, ठीक है। इस व्यवस्था को 36 भी कहते थे, ठीक है। कुछ प्रमुख मैंने यहाँ पे आपको कर दे रखे हैं, जैसे जूलिया या सांगा कर था। यह नदी व पुलों को पार करने पे, जैसे एक नदी है उसको पार करने पे लिया जाता था, या कोई नदी पे ब्रिज बना रखा है तो उसको पार करने पर जूलिया या सांगा कर लिया जाता था। शीर्ति कर था, ये व्यापार करने पर कर दिया जाता था। मांगा कर था, युद्ध के समय अतिरिक्त जो युद्ध होता था तो उस समय एक अतिरिक्त कर के रूप में मांगा कर को लिया जाता था, ठीक है। मिझारी था, जो कामगार से होते थे या जो कार्य करते थे उनसे लिया जाता था, ठीक है। टांडकर था, टांडकर जो है बुनकरों से लिया जाता था। फिर ऐसे ही भागकर था, जो कि घराट होते थे पंचक्की, उनसे लिया जाता था भागकर, ठीक है। रोल्या या देवल्या कर था, जो कि देवी देवताओं की पूजा के लिए लिया जाता था, ठीक है। ऐसे ही कई प्रकार के यहाँ पे कर व्यवस्था थी, उन सभी को आपने देखना नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा है क्या पूछेगा नहीं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं तो वह मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है। फिर अगर बात करें न्याय व्यवस्था की, तो राजा जो है सर्वोपरि या सर्वोच्च न्यायाधीश था, यानी कि अगर गांव में कुछ कार्य ऐसा हो गया जिसका हल प्रधान नहीं निकाल पाया या वहाँ का सयाना नहीं निकाल पाया, तो फिर वह उसका हल, यानी कि सर्वोच्च जो न्यायाधीश था या सर्वोच्च जो हक था न्याय न्याय करने का, वह किसका था? राजा के पास था, ठीक है। यानी कि सर्वोपरि क्या था? राजा ही था, ठीक है। फिर इसी के बाद जो न्योली व विष्टावली, दो कचहरियां चलाई गई थी। न्योली एक सामान्य लोगों के लिए, विष्टावली जो सैनिक थे उनके लिए चलाई जाती थी, ठीक है। सामान्य और सैनिकों के लिए अलग अलग दो कचहरियां बनाई गई थी, और ये किसने बनाई थी? इंद्रचंद ने बनाई थी, ठीक है। लकुली बिराली भी जिसे कहा जाता है। और जो ग्रामों के न्यायाधीश थे उनको प्रधान या फिर सयाना कहा जाता था। और एक इनके द्वारा सिराकोट क्षेत्र में, यानी कि अस्कोट वर्तमान, इस क्षेत्र में कारागार यानी कि जेल बनाई गई थी, ठीक है। और इनके समय पे बहुत ही गुप्तचर भी थे, और उसमें से एक प्रमुख था फिकवाल, ठीक है। और फिकवाल क्या थे? भिकमंगे या फिर दरिद्रों के रूप में ऐसे ही घूमते रहते थे, जैसे कि मूवी में दिखाते हैं ना कि क्या जो डिटेक्टिव होगा वो एक भिखारी के रूप में बैठा रहता है, तो वैसे ही कुछ एक मूवी वाइज ही था यहाँ पे भी। भिकमंगे या दरिद्र के रूप में वो लोग जो गुप्तचर थे वह घूमते रहते थे और अपनी सूचना राजा को देते रहते थे, ठीक है। फिर जो अगर बात करें चंदों के धार्मिक जीवन की, तो चंदों में जो इनके देवता थे वह एड़ी देवता, घुरड़िया देवता यानी कि जिसको ग्वाल देवता भी कहा जाता था, ये क्या थे? प्रमुख थे। इसके अलावा प्रत्येक गांव के अपने अपने देवता भी थे, ठीक है। अपने अपने देवता जो पहले से आजकल भी देखिए आप, प्रत्येक गांव में, हर गांव में अपने अपने क्या होते हैं? देवता होते हैं। तो उस समय भी क्या था? प्रत्येक गांव में अपने अपने देवता थे, पर प्रमुख जो देवता थे वह एड़ी देवता वह घुरड़िया थे, ठीक है। इसी के साथ जो चंद वंश था वह शैव उपासक था, यानी कि शिव के उपासक थे सारे शासक, ठीक है। और इसी के साथ साथ चंद वंश में वैष्णव व यानी वैष्णव व बौद्ध धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रत्येक गांव का अपना ग्राम देवता भी था, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो ये क्या थी? चंदों की धार्मिक जीवन था। और इससे पहले हमने कर व्यवस्था को पढ़ा, ठीक है, उसकी जो न्याय व्यवस्था थी उसको पढ़ा, और उससे पहले हमने किसको पढ़ा? चंदों के राजाओं को पढ़ा। तो यहाँ पे हमारा जो चंद वंश है वह कंप्लीटली पूरा हो जाता है, ठीक है।
तो इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण पोर्शन है हमारा चंद्रवंश, उसको आज हमने पूरा कर लिया है। इससे ज़्यादा बाहर से आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। और अगर आपने चंद्रवंश के राजाओं के बारे में पढ़ना है तो पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमने शुरुआत से चंद्रवंश के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।